बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा व्रत गुप्ता की लिखी कहानी भैया न कहो। पूजा की मंडली में बहुत दिनों बाद वापसी हुई है और वो इसलिए गायब हुई थी क्योंकि वो अपने प्यारे से बेटे वृतांत को जन्म देने के बाद उसका ख्याल रख रही थी। अब मुझे उन्होंने वादा किया है कि फिर से लिखना शुरू करेंगी और ये रही उनके कमबैक के बाद उनकी पहली कहानी। कहानी का नाम है भैया न कहो। ऑफिस में आज सुबह से ही हमारा मूड खराब था। इससे पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन इतना नहीं जितना आज हुआ था। अरे बात ही कुछ ऐसी थी, जिस बात का डर था वही हो गया। हमारी नई नवेली इंटर्न पल्लवी ने भी हमको ठीक वही बना लिया था जो बनने से हम अक्सर बचा करते थे। नहीं, वो नहीं, गलत समझ रहे हैं आप लोग। वो बनना तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन भैया, हाँ, बस यही भैया शब्द हमारी जिंदगी में कुंडली मार के बैठा है। अब ऐसा भी नहीं कि पल्लवी से मोहब्बत करते हैं हम, लेकिन भैया, इसीलिए हमारा मूड बहुत खराब था। लंच भी हम स्किप करने वाले थे, लेकिन प्रवीण ने जिद करके एक गस्सा रोटी में बैगन का भरता लपेट कर हमें पकड़ाया तो हमारे इमोशंस चेंज हो गए। हमें माँ याद आने लगी। उसकी माँ बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही बैगन का भरता बनाती हैं, वही मेथी वाला छौंक देके। अब माँ याद आई तो हमने तुरंत फैसला कर लिया कि इस वीकेंड पर घर जाके सरप्राइज दे ही देंगे। सोचा था सरप्राइज के बदले माँ खुश होगी, शाबाशी देगी, लेकिन घर पहुंचे तो कुछ और ही हुआ। अब बता के आता तो राजमा या छोले न भिगो देती रात में। माँ ने घर में घुसते ही मुंह सिकोड़ के कहा तो अब तक अखबार में तल्लीन पापा भी बोल पड़े। हाँ, बात तो सही है, बता देता तो मुझे भी खाने को मिल जाता। वैसे भी अब तेरी पसंद का घर में कुछ बनता ही कहाँ है, और अगर गलती से बन जाए तो बस माँ एक ही राग अलापती है। लल्ला होता तो। पापा का इतना बोलना भर था कि माँ भी शुरू हो गई। अच्छा, और तुम नहीं बड़बड़ाते रहते हो? उस दिन जब कूलर का पंप खराब हुआ था तो क्या कह रहे थे? लल्ला होता तो अब तक सब कुछ खोल खाल के ठीक कर देता, और तब भी जब मोबाइल में सुशीला जिज्जी का नंबर ढूंढना था, है नहीं तो। ये कहते कहते मम्मी हमारे पास आई और एक लिफाफा मेरे हाथ में पकड़ाते हुए बोली, देख तो लल्ला, इसे हमको तुम्हारे पापा को तो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है ये। अरे वो है ना अपनी लल्लो बुआ, उनकी फुफेरी नंद की जेठानी की बेटी है ये, आयुषी। आयुषी, ये नाम जैसे ही माँ की जबान पर आया तो हमारे सारे इमोशंस एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल मोड पर आ गए, और हमें वो वक्त याद आने लगा जब आयुषी नाम को सुनते ही हमारे मन मंदिर की घंटियां बजने लगती थीं। एक वक्त था जब आयुषी का नाम सुनते ही हमारा दिल जोरों से धड़कने लगता था। वो सामने आती तो लगता जैसे हवाएं चलने लगी हैं और हम उन हवाओं में आयुषी संग उड़े ही जा रहे हैं। तब स्कूल में नए नए पहुंचे थे हम। खुशी का तो मतलब ठिकाना ही नहीं था। वो इसलिए क्योंकि अब हम भी ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले थे जहां रक्षाबंधन स्कूल में नहीं मनता था और ना ही लड़कियां लड़कों को भैया कह के बुलाती थी। मतलब ये कि यहाँ लड़कियों से दोस्ती करना अनुशासन के खिलाफ कतई नहीं था। लेकिन हाँ, क्लास का एक रूल था, और वो ये कि हर हफ्ते क्लास का रोटेशन होता था। मतलब इस बेंच वाला उस बेंच पर और उस रो वाला इस रो पर। सब कहते थे कि ये रूल नहीं, स्कूल वालों की चाल है, ताकि कोई भी अपने बेस्ट फ्रेंड के पास बैठकर बतिया न सके। लेकिन एक दिन हमारी समझ में आ गया कि ये चाल वाल नहीं, बल्कि ये तो हमारी किस्मत थी, और वो चाहती थी कि हम आयुषी कटियार के पास बैठे। इसलिए उस दिन रोटेशन में जब हमको उसके पास बैठाया गया तो हमको यकीन हो गया कि भगवान है और सुनता है, क्योंकि उसी दिन हम अपने बजरंग बली से बोल के आए थे कि इस बार तो ऐसा कुछ कर दीजिए ना कि हम उसके करीब आ सकें। और देखिए, हुआ भी वही। अब आयुषी थी भी तो ऐसी, हर तरफ छाई हुई थी। स्कूल में एक्टिविटी कोई हो, न्यूज बोर्ड पर उसका नाम जरूर होता, फिर चाहे नाचना हो, गाना हो, कुश्ती हो, कबड्डी हो। इतना ही नहीं, क्लास में टेस्ट के नाम से जहां सबके मुंह बन जाते थे,
वो इकलौती ऐसी थी जो सर के भूल जाने पे भी उनको याद दिलाती थी, सर आज तो आपको टेस्ट लेना था ना। फिर एक दिन तो गजब ही हो गया। आयुषी ने हमको रोक के कहा, तुम तो शिव मंदिर वाली गली में रहते हो ना? हाँ, तुमको कैसे पता? हमने पूछा, कल देखा तो तुमको। ये कहते हुए वो ग्राउंड की ओर चली गई और हम मारे शर्म के जमीन में ही गड़ गए। अब याद जो आ गया था कि कल शाम तो हम बनियाइन और हाफ पैंट पहने मोहल्ले के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। उस पर लगा कि माँ ठीक ही कहती हैं, अरे शर्ट तो पहन के जा, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। अब कोई सोचे ना सोचे, लेकिन हम उस दिन यही सोचते रहे कि आयुषी क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। पता नहीं उस दिन आयुषी ने हमारे बारे में सोचा था कि नहीं, लेकिन हमने लगभग आधी रात उसके बारे में ही सोचा। फिर अगले दिन क्लास में कुछ ज्यादा ही देखा। अब ज्यादा देखा था इसलिए रात को ज्यादा सोचा भी, और फिर अगले दिन और ज्यादा देखा, और इस तरह देखते सोचते वो कब हमारे दिल और दिमाग पे छा गई पता ही नहीं चला। अब तो बस हमको इतना पता था कि स्कूल में यही वो लड़की है जिससे न सिर्फ हमको दोस्ती करनी है बल्कि घरेलू संबंध भी कायम करने हैं। शुरुआत हमने कर दी थी। उस दिन से जब आयुषी ने भारती मैडम को साइंस टेस्ट के लिए याद दिलाया तो, हाँ मैम आज आप टेस्ट लेंगी ना, हमने कहा, तो पूरी क्लास ने हमको ऐसे घूरा मानो उनको अपने कानों पे भरोसा ही ना हुआ हो। अब भरोसा तो खैर हमको भी खुद में नहीं हो रहा था कि हम ये किस चक्कर में पड़े जा रहे हैं भाई, पर क्या करते, दिल के हाथों मजबूर थे। और ये मजबूरी हमको उस मोड़ पे ले आई थी कि हम बस उससे बात करने के लिए मरे जा रहे थे। इसलिए एक दिन हिम्मत करके ग्राउंड में उसके पास भी गए, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। बहुत कुछ सोच के गए थे। सोचा था सबसे पहले पूछेंगे, अब मंदिर नहीं आती हो, और अगर बात बढ़ी तो उसका घर वगैरह भी पूछ लेंगे हैं। हालांकि सच कहें तो सब जानते थे हम कि उसका घर हमारे घर के पीछे वाले मोहल्ले में अज्जू पंसारी की दुकान के बगल वाला है। पापा वार्ड मेंबर हैं, माँ टीचर हैं, एक दादी हैं, और हमारी आयुषी जिसको घर में सबसे ज्यादा प्यार करती है वो है रॉबी यानी उसका कुत्ता। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने न जाने कितने पापड़ बेल कर उसके ही मोहल्ले के एक लड़के को अपनी पॉकेट मनी के 5-5 के सिक्के देके निकलवाई थी। और जब से हमको पता लगा था कि आयुषी को कुत्तों से प्यार है, तब से हम अपने मोहल्ले के आवारा कुत्तों को पुचकारने लगे थे। सिर्फ पुचकारते ही नहीं, रोटियां भी खिलाते थे, और जो दूध का जुगाड़ हो जाए तो दूध भी पिलाते थे। अच्छा, हमारे अंदर ये बदलाव सिर्फ कुत्तों को प्यार दिखाने तक नहीं था। मम्मी के काम अब चुटकियों में होने लगे थे। उनके छोटे से छोटे सामान के लिए हम अज्जू पंसारी की दुकान पे दौड़ लगा देते। क्यों? अरे ताकि आयुषी को देख सकें। और उसके घर की तरफ हम देखते भी ऐसे थे कि गलती से भी उसकी नजर हम पे न पड़ जाए। लेकिन उस दिन उसकी नजर आखिर हम पे पड़ ही गई। आयुषी ने जैसे हमको देखा, हमने झट से अपना मुंह फेर लिया। लेकिन वो अरे अभिषेक कहते कहते अपने चबूतरे से उतरकर हमारी साइकिल के पास आ गई। हमने भी हड़बड़ाहट में अज्जू चच्चा की दुकान पर रखे कनस्तरों की तरफ उंगली की और कहा, हाँ वो चीनी लेने आए थे हम। अरे तो घर चलो ना, ये बगल वाला ही तो है। उसने मुस्कुरा के कहा तो लगा जैसे जिंदगी में अब और कोई अरमान बाकी ही न रहा हो। लेकिन अपने इमोशंस पर हमने कंट्रोल किया और बेमन से ही कॉन्फिडेंस में कहा, अरे नहीं अभी नहीं, अभी तो ये सामान फिर कभी है। हमने इतना कहा और वो वापस चली गई। धत तेरी की। हमने सोचा था रोकेगी, लेकिन खैर कॉन्फिडेंस में तो अब हम आ ही गए थे। अरे किसी को घर पे कोई अब ऐसे ही थोड़े बुला लेता है, मतलब कुछ तो था। अब इंसान है, वो भी इमोशंस आ गए होंगे। ये सोच के मारे खुशी के हम पगलाए घूम रहे थे। अब तो रात भी बड़ी मुश्किल से कटती, और अगर उसके बारे में सोचते सोचते नींद आ जाती तो नींद के साथ वो दनदनाती हुई हमारे सपनों में आ जाती और शर्माते हुए कहती, आओ ना घर अभिषेक, और हम बेसुध से उसके पीछे पीछे चल देते। फिर तो उसके घर हमारा जो सत्कार होता, आहा, क्या कहने। वो अपने हाथ से चाय बना के लाती, सामने टेबल पे तरह तरह का नाश्ता रखा होता, उसकी मम्मी, पापा, दादी, भैया, यहाँ तक कि रॉबी भी भौंक भौंक के इशारा कर रहा होता कि लीजिए ना, खाइए खाइए।
और इसी सब के बीच आयुषी की माँ हमसे बड़ा गंभीर होके कहती, बेटा थोड़ा ख्याल रखा करो इसका। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से हाँ में सर हिलाता। फिर अचानक मैं और आयुषी अकेले रह जाते। मैं उससे पूछता, दोस्त बनोगी मेरी? और वो एक झटके में अपना हाथ मेरे हाथ में दे देती। लेकिन जब भी उसका हाथ मेरे हाथ में आता, किसी और का हाथ कभी मेरे गाल पे, कभी पीठ पे, तो कभी मेरे सर पे पड़ता। उठ जा जल्दी, वरना फिर बिना नहाए जाएगा स्कूल। माँ अक्सर हमारे उस हसीन सपने को अपने हाथ से तोड़ती और हम खुद से वादा करते कि आज तो उस सपने को हकीकत में बदल ही देंगे। उसकी तैयारी भी कर ली थी, एक खत लिखकर। सोचा था आज तो दे ही देंगे। लेकिन जब स्कूल पहुंचे तो पता चला कि वो स्कूल ही नहीं आई थी। उस दिन के बाद से अगले 3 दिन आयुषी स्कूल ही नहीं आई। हमारे इमोशंस कंट्रोल के बाहर हो रहे थे। वक्त बेवक्त हम अज्जू पंसारी की दुकान पर जाके खड़े हो जाते, लेकिन वो कहीं नहीं दिखती। इधर हम इतना पगला गए थे कि अज्जू की दुकान से सामान लाने के लिए घर के सामान की ही बर्बादी करने लगे। अब क्या करते? अगर बर्तन वाले साबुन की टिकिया नल के नीचे रखकर ना गलाते तो मम्मी कैसे कहती कि जा लल्ला बर्तन वाला साबुन तो ले आ। चीनी भी भर डब्बा नाली में बहा दी थी। क्या क्या नहीं किया था, लेकिन वो थी कि न जाने कहां छुप के बैठी थी। अब तो हमारा दिल हमारे दिमाग के कंट्रोल से बाहर हो गया और हमने उस दिन स्कूल से लौटकर साइकिल आयुषी के मोहल्ले की ओर मोड़ दी। फिर बड़े कॉन्फिडेंस में साइकिल को आयुषी के पापा के स्कूटर के बिल्कुल पास जाके खड़ा कर दिया। अंदर जाने से पहले उसी स्कूटर के शीशे में देख के बाल भी संवारे। स्थिति ठीक ठाक पाके घंटी बजा दी। इधर हमने घंटी बजाई और उधर से हमारा स्वागत रॉबी ने किया। उसकी भौंकती हुई आवाज के पीछे एक और आवाज आई, अरे अंदर ना आना, वहीं रुको बाहर। ओ मीरा, ले इस रॉबी को बांध तो सही पहले। आवाज सुन के हम समझ गए कि ये हैं दादी। हमने सोचा पैर छू लेंगे। अब पापा कहते थे बड़े बूढ़ों को और क्या चाहिए है इज्जत के सिवा। हम ये सोच ही रहे थे कि दरवाजा खुल गया और हम सीधे दादी के पैरों की ओर झुक गए। अरे अरे कौन हो? चश्मा उतार के मुंह और आंखें दोनों सिकोड़ते हुए उन्होंने पूछा तो हमने कहा, वो आयुषी है, हम उसके स्कूल। हाँ ठीक है। मेरी बात सुने बिना ही वो अंदर जाने लगी। हमें लगा हमें भी अंदर उनके साथ चलना है, तो हम जैसे ही चौखट नागते वो पीछे मुड़ी और बोली, अरे तू यहीं रुक, बुलाती हूँ उसे। उनके इस तरह बोलने से मानो दिल ही टूट गया था। क्या क्या सोचा था, लेकिन यहाँ नाश्ता तो दूर, घर में एंट्री तक नहीं मिली थी। बेइज्जती का घूंट पी के हम इतना सोच ही रहे थे कि अचानक सामने से आयुषी आती दिखाई दी। आयुषी से बात की तो पता चला 3 दिन से बुखार था उसे। उसने बताया और फिर हमसे पूछा, तुम कैसे आए? उसने पूछा तो मन किया कह दे, पगलाए फिर रहे हैं, अब जाके चैन मिला है। लेकिन इतना सच कौन बोलता है भला, इसलिए हम भी झूठ बोल दिए। वो साबुन लेने आए थे तो सोचा आप पूछ लें। ओह अच्छा, ठीक है, फिर कल मिलते हैं स्कूल में। उसने कहा तो लगा जैसे टूटा दिल एक बार फिर टूट गया हो। गृह प्रवेश जो नहीं हो पाया था, तभी एक आवाज आई, अरे कोर्स पूरा करने के लिए कॉपी तो ले लेती। आवाज आयुषी की माँ की थी। वो ये बोली तो मैंने फाटक से साइकिल के पीछे कैरियर में फंसा बैग निकाला और कहा, अंदर चल के दे दूं कॉपी? हाँ। आयुषी के इतना कहते ही हमने चौखट नाक दी। अब बारी थी उस खत को देने की। हमने अभी खत निकाला ही था कि तभी आंटी कमरे में आ गई। हमें लगा कहेंगी, क्या लोगे बेटा, ठंडा या गरम? लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जो कहा उससे हम जरूर ठंडे से पड़ गए। बोली, जा आयुषी, भैया को कुछ खिला तो दे, देख तेरी कितनी फिक्र थी, घर तक आ गया। आंटी बोली तो आयुषी कहकर अंदर चली गई और हम बड़ी खामोशी से चीख चीख के कह रहे थे कि भैया नहीं है, हम उसके नहीं है भैया। अब इससे पहले कि हम रो देते, हमने उसके घर से निकलना ही बेहतर समझा और उसी के घर के बाहर बनी नाली में वो लेटर फेंक दिया। मेरे सारे सपने, सारे अरमान मुझे अब नाली में ही बहते हुए नजर आ रहे थे।
बस उस दिन के बाद से तो हमने कई सालों तक किसी लड़की से दोस्ती भी नहीं की। फिर एक बार कॉलेज वाली रीना कपूर को देख के हम इमोशनल होने लगे, लेकिन उन्होंने भी ये कह के भैया कह दिया कि हमारा कोई भाई नहीं है और हम आपको भाई की तरह मानते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा ही घटनाक्रम ऑफिस में भी हुआ। अरे वही पल्लवी वाला। इसलिए अब तो लगता था जैसे ये भैया शब्द हमारी जिंदगी में कुंडली मार के बैठ गया है। सो आज जब माँ ने लड़की की फोटो दिखाई तो लगा कि कहीं ये भी भैया बम हमारे ऊपर ना फोड़ दें। इसीलिए हमने इस मामले को अभी होल्ड पे रख दिया है। सोच रहे हैं कि पंडित जी से जुगाड़ कर लें ताकि कुछ तंत्र मंत्र से इस भैया शब्द से छुटकारा मिल सके। बस इतनी सी थी ये कहानी।